नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कर्मधारय समास के बारे में देखेंगे, कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे बनता है, क्या होता है। और इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष समास का ही जो है भाग होता है, एक भेद होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो तत्पुरुष समास वाले वीडियो जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बात करें कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास जो है दो शब्दों कर्म और धारय से मिलकर बना हुआ है। कर्म और धारय, यहाँ पे कर्म का अर्थ होता है विशेषता और धारय का अर्थ होता है धारण करने वाले, यानी विशेषता को धारण करने वाला समास। कर्मधारय का अर्थ क्या होगा? विशेषता को धारण करने वाला समास। आप इस समास के देखेंगे तो जो है ज़्यादातर सभी शब्द जो है विशेषता को धारण करते हैं और विशेषता को बताते हैं। ठीक है, इसको जो है कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं इस कर्मधारय समास को। क्यों? क्योंकि इसकी जब हम लोग इस समास के पदों की विभक्ति करते हैं तो विभक्ति इनका जो है विभक्ति या विग्रह करते हैं तो इनकी जो है विभक्ति या कारक जो है हमेशा एक ही में आता है। जैसे अगर हम नील कमल का जब विग्रह करेंगे तो नीला है कमल, जो यहाँ पे जो है दोनों पदों की विभक्ति एक ही है, इसलिए जो है इसको समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं और इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने का सबसे इसका तरीका यह है कि पहले जो बनता कैसे है कर्मधारय समास, इसका निर्माण कैसे होता है, दो पद मिलके कैसे जो है कर्मधारय समास बनाते हैं, उसी को समझ लें। अगर वो समझ में आ गया तो कर्मधारय समास जो है पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से तरीके से जो है कर्मधारय समास जो है निर्माण होता है। आप शुरू से लास्ट तक इसको जो है एकदम ध्यान से देखिए और लास्ट तक जाते जाते आपको कर्मधारय समास जो है पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तब एकदम जो है आपके दिमाग पे वो एकदम फिट हो जाएगा, आपसे गलती होगी ही नहीं। चलते हैं, पहला देखते हैं। पहला है विशेषण विशेष से। विशेषण विशेष से थी, यानी पहले जो है विशेषण जुड़ा हो और बाद में विशेष से। अब विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है? विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। और विशेषण क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष्य और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वह होता है विशेषण। जैसे यहाँ पे है कमल, कमल की विशेषता बता रहा है नील, नील है विशेषण और कमल है विशेष। इसका जब विग्रह हम लोग करेंगे तो इसका विग्रह होगा नीला है कमल जो, या नीला है जो कमल। अब कमल देखिए यहाँ पे क्या है, कमल जो है विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। कैसा है? इसमें जब हम लोग प्रश्न करते हैं कि कैसा है तो उसका उत्तर मिलता है। कैसा है कमल? नीला है कमल। और नील ये जो है विशेषण है या विशेषता बता रही है, जो है कमल की विशेषता बता रही है। उसी प्रकार जो है भला मानस, अब ये मानस है यानी मनुष्य, और मनुष्य की विशेषता बता रहा है भला। मानस जो है विशेष है, भला है विशेषण। तो यहाँ पे प्रश्न करने पर कैसा मानस? भला मानस, यानी पहली स्थिति हो गई, पहले जो है विशेषण आए और बाद में जो है विशेष। जब पहले विशेषण बाद में विशेष, ऐसे दो पदों के योग से जो है कर्मधारय समास का निर्माण होता है। तो आपको जब जैसे ही पहले विशेषण और बाद में विशेष दिखता है आप समझ जाइए कि वहां पे कर्मधारय समास है। दूसरी स्थिति क्या है कि पहले जो है विशेष से पहले आ जाए और विशेषण बाद में आ जाए। जैसे नरोत्तम, यहाँ पे देखिए नर जो है विशेष और उत्तम, इसमें नर और उत्तम से मिलकर बना है, नरोत्तम हुआ है। तो पहला जो है विशेष है और उत्तम जो है विशेषण है। नर विशेष, उत्तम जो है विशेषण। नर की विशेषता बता रहा है उत्तम, कि नर कैसा उत्तम है, कैसा नर है? उत्तम नर है, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम है जो। उसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो।
अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हम इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि एक ही शब्द में एक से अधिक जो है समास हो सकता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम में हम लोग ध्यान देंगे तो पुरुषोत्तम जो है किसकी संज्ञा है? पुरुषोत्तम जो है श्री राम, भगवान श्री राम की संज्ञा है। और जब दो पद मिलकर किसी तीसरे की जो है विशेषण, तीसरे का विशेषण बन जाते हैं, किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं या तीसरे की ओर इंगित करते हैं, तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। यहाँ पे देखिए पुरुष है, उत्तम है, दो शब्द है, लेकिन उससे तीसरा ही अर्थ, ना पुरुष का अर्थ मिल रहा है ना उत्तम का अर्थ मिल रहा है, तीसरा ही अर्थ मिल रहा है भगवान श्री राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अब इस समास में बहुब्रीहि समास भी है, पुरुषोत्तम में बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। अब अगर ये प्रश्न में आ जाता है एग्जाम में, तो इसमें क्या चुनेंगे? अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि भी है और कर्मधारय है तो आप बहुब्रीहि को वरीयता देंगे। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तब आप कर्मधारय समास चुनेंगे। तो हम लोगों ने दो स्थिति देखा कि पहले विशेषण बाद में विशेष, दूसरा जो है पहले विशेष बाद में विशेषण। तीसरी स्थिति है उपमान और उपमेय की स्थिति। उपमान उपमेय, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। यानी जिस वस्तु या व्यक्ति की या शब्द की किसी से तुलना की जाए वह होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वह होता है उपमान। जैसे यहां पे है चंद्र मुख, यहां पे मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो मुख यहां पे उपमेय है और चंद्र यहां पे उपमान है। इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं उपमान और उपमेय वाले शब्दों का, तो विग्रह होता है चंद्रमा के समान मुख। इसी प्रकार इस उदाहरण को देखेंगे तो लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। तो यहां पे देखिए इधर उपमेय है और इधर उपमान है, तो उपमान उपमेय। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उपमा अलंकार वाले ही सारे शब्द हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय की जो है उपमान से तुलना की जाती है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु जो है तुलना की जाती है, तब वहां पे जो है उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए दोनों शब्द, जो दोनों उदाहरण हम लोगों ने लिया है, दोनों में क्या है? उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है। ये जो है उपमा अलंकार वाले ही शब्द होते हैं। ठीक। और इस वाले उदाहरण में देखिए लोहे के समान पुरुष, लौह पुरुष। लौह पुरुष किसकी संज्ञा है? लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की संज्ञा है। तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि, इसमें बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। ठीक। चौथी स्थिति क्या बनती है? उपमेय उपमान, यानी उपमेय जो है पहले आ जाए और उपमान बाद में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्र मुख था, यहाँ पे मुख और चंद्र हो गया, चंद्र बाद में आया, मुख पहले आ गया, उपमेय जो था पहले आ गया, उपमान बाद में आ गया। और इसका जब विग्रह हम लोग करते हैं तो वो इसका रूपी के हिसाब से होता है, मुख रूपी चंद्र। अब यहां पे देखिए, यहां पे मुख जो है, मुख को चंद्रमा मान लिया गया है, ये नहीं समान नहीं कराया। चंद्रमुख में क्या था? चंद्रमा के समान मुख, वहां समानता दिखाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मुख को ही चंद्रमा, मुख में पर जो है चंद्रमा आरोपित कर दिया गया है। यानी यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये रूपक अलंकार वाले शब्द हैं। यहाँ पे देखिए जैसे चरण कमल, तो चरण को कमल, चरण रूपी कमल, चरण को कमल मान लिया गया। ये नहीं कह रहे हैं कि चरण के समान कमल, चरण रूपी कमल, चरण पर जो है कमल आरोपित कर दिया गया है। और रूपक अलंकार में यही होता है कि जब उपमेय में उपमान आरोपित कर दिया जाता है, यानी उसको वही मान लिया जाता है। ठीक।
चरण रूपी कमल। तो चौथी स्थिति हमारी हो गई उपमेय और उपमान। पांचवी स्थिति है दोनों जब विशेषण विशेषण मिले, और सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती हैं। अब हरा सघन आया है, अब इसको लोग हरा और सघन इसका जो है विग्रह करके इसको जो है द्वंद्व समास चुन लेंगे, लेकिन इसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए विशेषण है, विशेषण है। और ये भी ध्यान रखना है कि विशेषण विशेषण है वो द्वंद्व समास भी हो सकता है, लेकिन जब विशेषण विशेषण अगर मिलके विशेषता बताएं, यहाँ पे हम लोग पहले ही क्या देखा है, कर्मधारय समास क्या है, विशेषता को धारण करने वाला। अगर विशेषण विशेषण दोनों अगर मिलकर विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं तब वहां पे कर्मधारय समास ही होगा। जैसे इसका क्या होगा, जो इसका जब विग्रह हम लोग करते हैं तो इस प्रकार करते हैं, जो हरा है, जो सघन है। अब हम लोग जैसे हरा सघन का प्रयोग ऐसे तो सिर्फ करते नहीं है कि हरा सघन, हमेशा किसी की विशेषता बताने के लिए, जैसे हरा सघन वन, हरा सघन वन, यहां पे वन की जो है विशेषता बता रहा है कि वन जो है हरा है, सघन है। ठीक है, इसी प्रकार शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है। यहां पे शीत और उष्ण मत कर दीजिएगा, शीत और उष्ण करेंगे तो वहां पे जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। यहां पे इसका विग्रह होता है जो शीत है, जो उष्ण है। और इसको जब हम लोग देखिए कैसे करते हैं, शीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण वन, तो यानी जो प्रदेश शीत, जो प्रदेश जो है शीत है, जो उष्ण है। यहां पे ये नहीं आता कि शीत और उष्ण प्रदेश, जो शीत है, जो उष्ण है, ये चीज होता है इसका विग्रह। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये इस टाइप के शब्द जो होते हैं कर्मधारय समास होते हैं। यहाँ पे तुरंत जो है हाइफन देख के तुरंत मतलब द्वंद्व समास मत चुन लीजिएगा। ठीक है, और एक स्थिति और भी बनती है कि जब दो संज्ञाएं, कभी कभी जो है दो संज्ञाएं भी मिलकर वे विशेषण जैसा कार्य करने लगती हैं तो उसमें जो है कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, देवर्षि। देवर्षि क्या है, दो संज्ञाएं, देव और ऋषि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देवर्षि भी क्या होता है कि यह विशेषता जैसा बताने लगता है, जैसे देवर्षि नारद, देवर्षि नारद, यानी नारद जो देव हैं, जो ऋषि हैं। नहीं कि देव और ऋषि नारद नहीं, नारद जो देव है, जो ऋषि हैं, नारद। ठीक है, नारद की विशेषता बता रहा है। तो यहां पे भी देवर्षि में भी जो है कर्मधारय समास होगा। तो ये जो थी कर्मधारय समास की जो प्रमुख स्थितियां थी, उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा। उम्मीद है जो है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग जब भी मैंने पहले कहा है कि अभी आपको जो है समझना है कि कैसे क्या होता है सारे समासों को। उसके बाद जितने भी इनके कंफ्यूजन वाले जितने भी समास हैं उसको लास्ट में समास जब चैप्टर खत्म होगा पूरा एक जगह मैं पूरा क्वेश्चन को इकट्ठा करके आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। सिंपल तो अब आप सिंपल अगर जो आएगा उसको तो आप पहचान ही लेंगे। अब जो कंफ्यूजन वाले हैं, चाहे जो जैसे तत्पुरुष समास भी होता है उसमें कर्मधारय समास भी होता है, तत्पुरुष समास का कुछ कर्मधारय समास का जो है कुछ जो है बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे सारे उदाहरणों को जो है मैं एक जगह पे इकट्ठा करके आपको उसको जो है क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से उसको सॉल्व करा दूंगा। आपका जो है पूरा इससे जो है कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी मैं अन्य वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।